फिर उस पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली वो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि माइग्रेशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, माइग्रेशन के जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, परिणाम क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं। तो इसी तरह से वो बना के आपसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मतलब आप उसमें से कुछ भी छोड़िएगा मत। तो अब जैसे ये है आपका, इसमें ऐसा बहुत कुछ चीजें नहीं है, तो ये आप लेकिन इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही जो है आपको डिस्कस करूंगी, लेकिन आपको एक भी चीज इसमें छोड़नी नहीं है। तो ये जो है आप इस पूरे जो पेज है उसको एक बार एक रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। अ, अब नेक्स्ट है हम ये जो है, ठीक है, स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, हम इसको स्टडी करते हैं। इसमें आपका बहुत बार जो है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपका एमसीक्यू में भी ग्राफ हो गया है। और मैंने आपको इस बार बोर्ड पेपर में भी आपको याद है तो मैंने ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिया था आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर ये जो भी था 13 14। तो उसमें आपको दोनों मैंने ग्राफ दिए थे और इस पे बेस्ड मैंने आपको 3 क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपसे कहा जाएगा कि कोई भी 3 आप अटेम्प्ट करके उसके आंसर करिए। तो इसमें आप दोनों ही जो आप ग्राफ कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये क्या है, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन है और ये है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब क्या होता है, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है। और इंट्रा मतलब व्हेन पीपल माइग्रेट फ्रॉम माइग्रेट विद इन अ स्टेट। मान लो यूपी के अंदर ही अगर लोग माइग्रेट कर रहे हैं एक जिले से दूसरे जिले में, डिस्ट्रिक्ट से, तो ये आपका इंटर स्टेट हो गया। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो उसको हम इंटर स्टेट माइग्रेशन कहते हैं। तो इस बेसिकली आपको मालूम क्या होना चाहिए कि जो इंट्रा स्टेट में सबसे ज्यादा माइग्रेशन किसका होता है, बल्कि मेल का होता है या फीमेल का होता है, एंड क्यों होता है। और इंटर स्टेट माइग्रेशन में सबसे अधिक माइग्रेशन कौन करता है और क्यों होता है ना। तो यही मेन चीज है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंट्रा स्टेट माइग्रेशन जो है सबसे अधिक किसका होता है, तो आप देख सकते हैं मतलब एक ही राज्य में जो है माइग्रेशन सबसे अधिक जो है रूरल टू रूरल होता है, मतलब गांव, एक गांव से दूसरे गांव में जो है माइग्रेशन होता है, और वो भी किसका होता है, मेनली फीमेल्स का, महिलाओं का। उसका मेन रीजन क्या है आपको पता ही होगा, जो उनकी शादियां होती है, मैरिज होता है, इसकी वजह से इनका माइग्रेशन होता है। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट मतलब एक ही राज्य के अंदर मैक्सिमम माइग्रेशन रूरल टू रूरल हो रहा है एंड फीमेल का हो रहा है फॉर मैरिज पर्पस। अगर हम इंटर स्टेट माइग्रेशन देखेंगे तो इसमें जो है सबसे अधिक माइग्रेशन कहाँ हो रहा है, रूरल टू अर्बन, है ना। सेकंड वाला देखिए रूरल टू अर्बन हो रहा है। और इसमें जो है सबसे अधिक संख्या किसकी है, मेल पॉपुलेशन की। जो मेल है वो सबसे अधिक माइग्रेट कर रहे हैं। और उसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दूसरे नंबर पे कौन आता है, आपके जो है अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन होता है ना, एक शहर से दूसरे शहर में जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य, और उसमें मेनली फीमेल का है, ये भी मैरिज पर्पस की वजह से होता है। तो इसमें बेसिकली ये पता चल गया कि मेल माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फीमेल माइग्रेशन बिकॉज ऑफ योर मैरिज पर्पस। ठीक है, तो ये जो है आपको इसका पता होना चाहिए। एंड देन आप ये 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, कई बार आपसे एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, तो ये आप इसको टिक मार्क कर सकते हैं कि जो है 4 स्ट्रीम्स होती है माइग्रेशन की। जैसे पहला स्ट्रीम कौन सा है, आपका रूरल टू रूरल, मतलब एक गांव से, मतलब कि जो लोग माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं, प्रवास करते हैं, वो 4 दिशाओं में करते हैं। ठीक है, एक गांव से गांव की तरफ, एक गांव से शहर, एक शहर से शहर, अर्बन टू अर्बन, और एक अर्बन टू रूरल। यही 4 तरह की माइग्रेशन हो सकती है। इन इंडिया ड्यूरिंग 2001, आउट ऑफ 315 मिलियन माइग्रेंट्स एन्यूमरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट रेसिडेंस, 19.8 मिलियन हैड चेंज देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन द लास्ट 10 ईयर्स। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हम माइग्रेशन जो कैलकुलेट करते हैं वो लास्ट रेसिडेंस पे करते हैं, कि आप लास्ट टाइम कहाँ रहे थे, इस बेसिस पे। जैसे अगर मान लो अगर आप लोग सेंसस हो और आप लोगों का हो, तो आप लोग मतलब माइग्रेशन माइग्रेटेड नहीं माने जाओगे, क्योंकि आप लोग बाय बर्थ यहीं पे रह रहे हो। लेकिन अगर मान लो मेरा होगा सेंसस में, तो मेरा लास्ट माइग्रेशन देखा जाएगा कि मैं लखनऊ से हूँ, तो अभी मैं माइग्रेट करके यहाँ पर रह रही हूँ, है ना। तो मेरे को माइग्रेशन में दिखाया जाएगा कि मैं बल्कि यूपी से उत्तराखंड की तरफ माइग्रेट की हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट रेसिडेंस क्या है, लखनऊ। और वहां से मैं कहीं और मैंने अपना जो है सेटलमेंट चेंज किया, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया है। तो लास्ट रेसिडेंस जो होता है उसके बेसिस पर जो है माइग्रेशन को जो है चेक किया जाता है। द स्ट्रीम वॉज डोमिनेटेड बाय फीमेल माइग्रेंट्स, ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो माइग्रेशन हुआ इंट्रा स्टेट में वो आपका फीमेल का हुआ, बिकॉज ऑफ मैरिज रिलेटेड जो है उसकी वजह से, सिचुएशन की वजह से, मैरिज रिलेटेड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन जिसमें वही चीजें जो मैंने अभी आपको बता दी है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल फीमेल माइग्रेट
Migrants in different streams of intra-state and interstate migration is presented in figure 2.5. ये सब हो चुका है. It is clearly evident that female predominate the streams of short distance rural to rural migration in both types of migration. मतलब कि चाहे इंटरस्टेट हो चाहे इंटरस्टेट हो, दोनों में ही फीमेल माइग्रेंट्स जो है वो ज्यादा होती हैं, लेकिन वो शॉर्ट डिस्टेंस में, चाहे वो अर्बन टू अर्बन हो चाहे रूरल टू रूरल हो. ठीक है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में कौन होता है? मेल पॉपुलेशन. Contrary to this, men predominate the rural to urban stream of interstate migration due to economic reasons. और इकोनॉमिक रीजन क्या होता है आपका? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो लंबी दूरी ट्रेवल करते हैं, क्योंकि उन्हें जो है रोजी रोटी कमानी होती है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की सर्च में बाहर जाना पड़ता है. Now, apart from these streams of internal migration, India also experiences immigration from and emigration to the neighboring countries. मतलब ये तो होता ही, माइग्रेशन तो हमारा इंडिया के अंदर का माइग्रेशन है, लेकिन बाहर से भी माइग्रेशन होता है. कुछ लोग हमारे देश के अंदर आते हैं, इमिग्रेशन, और हमारे देश से कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, जिसको हम एमिग्रेशन कहते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है वहां से ज्यादा होता है, तो इसको हम एमिग्रेशन और इमिग्रेशन कहते हैं. देखो, सेंसस 2001 हैज रिकॉर्डेड दैट more than 5 million person have migrated to India from other countries. 2001 की जनगणना के अनुसार 5 मिलियन लोग भारत में माइग्रेट होकर आए हैं, जिनमें से 96% बांग्लादेश के हैं. मालूम क्वेश्चन आ भी सकता है कि भाई मैक्सिमम जो है इमिग्रेशन हमारे देश में किस कंट्री से हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए बांग्लादेश. ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान, देन नेपाल. मैंने कल आपको जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है हमारे देश में 1980 के जो दशक है उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, और उसका पहला रीजन मैंने आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बताई थी, और दूसरा रीजन बताया था आपको इमिग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली बांग्लादेश. तो इसकी वजह से जो है हमारा पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है. नाउ नेक्स्ट है हमारा स्पेशल माइग्रेशन. स्पेशल माइग्रेशन, और हम देखते हैं कि भारत में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहां पे किस तरह का मतलब सिचुएशन है, किस तरह का सिनेरियो है. ठीक है, नाउ सम स्टेट, अब इंडिया में आप जानते हो कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो सोशल सिचुएशन है वो डिफरेंट है. कई राज्य जो है हमारे डेवलप हैं, कई राज्य जो है हमारे जो है पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है. तो इस तरह से जो माइग्रेशन होता है वो इफेक्टेड होता है. आप खुद भी ये चीज जानते हो. तो आपको पता है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपने क्योंकि हम ये रिवीजन कर रहे हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी पुश एंड पुल फैक्टर्स बताए हुए हैं. ठीक है, तो सम स्टेट्स पुश फैक्टर काम करता है और कुछ स्टेट्स में आपका पुल फैक्टर्स काम करता है. अब जैसे देखते हैं महाराष्ट्र है, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, ये ऐसे जो स्टेट्स है, यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करेगा? पुल फैक्टर. पुल मतलब अट्रैक्ट करने वाला फैक्टर. ठीक है, अट्रैक्ट करने वाला पुल फैक्टर. पुल फैक्टर से आप समझ जाएगा अट्रैक्ट करने वाला. ठीक है, अब ये आपको वर्ड यूज करना है, अट्रैक्ट. अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसमें, और इससे क्या होता है कि जो दूसरे राज्य के जो लोग होते हैं वो इन राज्यों की तरफ चले आते हैं, है ना, खींचे हुए चले आते हैं. क्यों? क्योंकि भी यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव एक्टिविटीज हैं, कुछ अट्रैक्टिव यहाँ पे चीजें जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, पॉजिटिव चीजें हैं. अब वो कौन सी चीजें वो आपको पता ही होगा, जैसे आपने ऑलरेडी पुश एंड पुल फैक्टर्स अभी हम आगे भी पढ़ेंगे. तो ये जो राज्य है यहाँ पे ये सबसे ज्यादा अपने तरफ जो है माइग्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज ये सारे राज्य विकसित हैं. महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा, ये क्योंकि ये इकोनॉमिकली वेल ऑफ स्टेट्स है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इन माइग्रेशन होता है. जबकि आपके उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, ये गरीब राज्य है हमारे इंडिया के, और यहाँ से लोग माइग्रेट होकर यहाँ पे पुश फैक्टर है, मतलब निगेटिव फैक्टर्स है. तो ये लोगों को पुश करता है कि भाई हमें छोड़कर आप कहीं और जाइए, क्योंकि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये अगर मान लो मैप में आए या एग्जाम में आए, अब तनी मैप शायद आपका हो, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक माइग्रेशन होता है, सबसे अधिक इन माइग्रेशन होता है, मतलब 2.3 मिलियन जो है यहाँ पे माइग्रेशन हुआ है. उसके बाद दिल्ली में हुआ सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे गुजरात पे, और चौथे नंबर पे हरियाणा में. तो सबसे अधिक लोग माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं? महाराष्ट्र में. ठीक है, उसके बाद दिल्ली जाते हैं. ऑन दी अदर हैंड सबसे अधिक आउट माइग्रेशन कहाँ पे हुआ है, जहाँ पे लोग छोड़कर चले गए, पुश फैक्टर जहाँ पे, वो है उत्तर प्रदेश. -2.6 मिलियन, यहाँ पे माइनस लगा, मतलब यहाँ पे 2.6 मिलियन लोग यूपी को छोड़कर बाहर जो है रोजगार की तलाश में या बेटर लाइफ की जो है तलाश में चले गए. देन बिहार -1.7 मिलियन. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अधिक आउट माइग्रेशन हुआ. ये देखो, ऐसे ना भी पूछे तो आप अपने जो इन चीजों को, ये फैक्ट्स है आपके. ठीक है, तो आप अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए इनका एज एग्जाम्पल आप कहीं भी यूज कर सकते हो. मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई व्हाट आर द सेट ऑफ फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स माइग्रेशन. उन्होंने पुश एंड पुल नाम ना दे के आपसे इनडायरेक्टली पूछ लिया कि भाई व्हाट आर द सेट ऑफ फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस माइग्रेशन. तो आपको मालूम होना चाहिए सेट ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, पुश एंड पुल फैक्टर्स, क्योंकि पुश में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पुल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वो सेट हो गए पूरा.
ठीक है। तो जब आप उनको मेंशन करोगे तो आप ऐसे एग्जांपल इनको यूज कर सकते हो कि पुश फैक्टर लाइक ये फैक्टर्स हैं। एन एग्जांपल इज Uttar Pradesh and Bihar, where minus 2.6 million people and minus 1.7 million people respectively, they moved out of these states due to negative or push factors. Whereas Maharashtra में 2.3 million people they in migrated from other states of India. तो ये आपका आंसर को बेहतर बनाएगा। ये आपसे डायरेक्ट कोई नहीं बोलेगा कि आप बताइए, ये एग्जांपल दीजिए, लेकिन आप जो है इसको एज ए एग्जांपल यूज करके अपने आंसर को और बेहतर बना सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका अर्बन एग्लोमरेशन। तो मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर देती हूँ। आप देखिए, जैसे मैंने आपको महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया, ये रहा महाराष्ट्र। देन यूपी का एग्जांपल दिया, बिहार का एग्जांपल दिया। तो आप इनको एज ए फैक्ट जो है अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो हम वर्ड पढ़ेंगे वो है आपका अर्बन एग्लोमरेशन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अर्बन एग्लोमरेशन। अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है कि सपोज कि यहाँ पे ठीक है, ये कोई एक स्मॉल जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे सपोज कोई एक स्मॉल सिटी है। ठीक है, अब ये स्मॉल सिटी है और इसके आसपास के जो एरिया है यहाँ पर भी थोड़े छोटे 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 आपके टाउन्स हैं। अब ये जो सिटी है ये धीरे धीरे डेवलप हो गई। अब डेवलप होने की वजह से यहाँ पे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो बहुत एडवांस हो गए। अब एडवांस होने की वजह से जो इसके आसपास ये जो ठीक है, इस सिटी के आसपास जो आपके स्मॉल टाउन्स थे, अब उन्होंने क्या किया, इसके इन्फ्लुएंस में आ गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिग अपॉर्चुनिटीज है, बिग जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में पूरा कनेक्शन ज्वाइन हो जाता है, एक लिंक ज्वाइन हो जाता है कि यहाँ से हेल्प यहाँ जाती है, यहाँ पे लोग माइग्रेट करके यहाँ पे काम करने आते हैं, या फिर यहाँ पे मतलब लोग जो है डेली माइग्रेट करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से। हॉस्पिटल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज है यहाँ पे बेहतर होता है। तो एक मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि इस सिटी का जो इन्फ्लुएंस होता है, ये सिटी बढ़ जाती है, बिग बड़ी सिटी में कन्वर्ट हो जाती है, और इसका इन्फ्लुएंस से ये जो सिटीज होती है इसमें मर्ज होनी शुरू हो जाती है। तो क्योंकि इससे इनको इन्फ्लुएंस हो रहा है, इनसे इनको फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो एक समय के बाद ये जो पूरा एरिया होता है ये क्या बन जाता है, अर्बन एग्लोमरेशन। ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल दिया गया आपको ग्रेटर मुंबई का, तो मुंबई जो है एक लौता एक सिटी है, एक सिंगल सिटी है, लेकिन जो उसके आसपास के और शहर थे, ठीक है, वो भी इससे इन्फ्लुएंस होकर इसी में एक्यूमुलेट हो गए। अब लगता ही नहीं कि जो ये सिटीज है ये मुंबई से बाहर है। ठीक है, तो अब वो सब क्या बन गया, ग्रेटर मुंबई। सो ग्रेटर मुंबई इज एन एग्जांपल ऑफ अर्बन एग्लोमरेशन। अब आप दिल्ली की बात करिए, दिल्ली अपने आप में एक सिंगल सिटी है वो, लेकिन वो बहुत बड़ी सिटी है। ठीक है ना, वो कोई छोटी हम उससे ना स्टेट कह पाते ना हम उससे सिटी कह पाते हैं, बट वो काफी मतलब बड़ी, एक सिटी के मुकाबले काफी बड़ा है दिल्ली का एरिया। और वहाँ फंक्शंस भी बहुत ज्यादा है, मतलब कि वहाँ पे सारे सरकारी कामकाज वहीं पे होते हैं। कई सारी इंडस्ट्रीज वहां पर भी हैं जो ग्रीन इंडस्ट्रीज होती हैं, तो बहुत सारी वहाँ पे चीजें काम करती हैं। तो लोग वहाँ पे ज्यादा माइग्रेट करते हैं ताकि उन्हें जॉब मिल जाए। ठीक है, लेकिन अब क्या उसके आसपास जो शहर है, अब क्योंकि दिल्ली में इतना ज्यादा कंजेशन हो चुका है, एरिया बहुत कम हो चुका है, कि अब लोग जो है अपनी शॉप्स हैं या फिर अपने जो ऑफिसेज हैं उनको दिल्ली के आसपास के शहरों में सेटल कर रहे हैं, और डेली वहां से माइग्रेट करते हैं। मतलब कि वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना कामकाज जो है आसपास की सिटीज में स्टेब्लिश कर दिया, जैसे सोनीपत हो गया आपका, ये क्या है, गुड़गांव है, नोएडा है, और ऐसे आप बहुत शहर के नाम लीजिए जो कि जो है दिल्ली से ही इन्फ्लुएंस्ड है। तो हम उसको क्या कहते हैं, एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। ये क्या है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ अर्बन एग्लोमरेशन। ठीक है, अब लखनऊ है, लखनऊ आपके आसपास सीतापुर है, बहराइच है, देन आपका बाराबंकी है। तो ये जो छोटे छोटे टाउन्स थे अब ये भी डेवलप हो गए हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ लखनऊ सिटी। तो ये सब एग्लोमरेशन में डेवलप हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो एग्लोमरेशन इंडिया में है वो है ग्रेटर मुंबई। इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ की जनसंख्या कितनी, 20 मिलियन, 20 मिलियन के साथ सबसे बड़ा शहर है हमारे इंडिया का ग्रेटर मुंबई। That these differences are largely due to the size of the state in which these urban agglomerations are located. तो ये हो गया आपका, इसको याद रखिएगा, ग्रेटर मुंबई एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें आपसे मैंने जैसे आपसे कहा कि आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार ये बोल देते हैं आपसे कि ये ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं आपसे इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम बहुत आसान नहीं आता है, उसमें आंसर्स आपको आते होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे घुमा के देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चन थे भी, कि आपसे कुछ भी दे देंगे। आप जब 10 साल का पेपर निकाल के पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा, तो तब आप देखोगे कि यार हमें तो पेपर बिल्कुल आता ही नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो पढ़ा ही नहीं कुछ भी, ऐसा वो घुमा कर देंगे आपको। फिर आप बाद में सोचिए तो हमें आता था, लेकिन हम तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, है ना।
तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर है एक बार उसको निकाल के वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले तो लेकिन हम ये देखते हैं, इसमें मुझे आपका जो रिवीजन है वो जल्दी करवाना है। कॉज ऑफ माइग्रेशन में आता है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई पुश एंड पुल फैक्टर बताइए, या फिर आपसे वो डायरेक्टली पूछेंगे सेट ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस माइग्रेशन, या फिर आप ये बताइए कि व्हाई सम सिटीज हैव अट्रैक्ट इन माइग्रेशन वेयर एज अदर सिटीज दे डू नॉट अट्रैक्ट माइग्रेशन, और या फिर क्यों बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया के राज्य हैं जहाँ से लोग बाहर चले जाते हैं, है ना। इस तरह का वो इंडायरेक्ट वे में आपसे पूछ सकते हैं। तो मतलब पूछ क्या रहे हैं वो आपसे कि माइग्रेशन क्यों होता है। उसके दो फैक्टर्स होते हैं, पुश एंड पुल फैक्टर्स, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पुश फैक्टर क्या होता है, आप ये डायग्राम बना के भी बता सकते हो। जैसे कि आपने एक राज्य लिया पुश, आपने यूपी ले लिया, ठीक है, ये यूपी है। एक तरफ आपने ले लिया, ये कौन सा लिया आपने, महाराष्ट्र, ठीक है। ये आपका यूपी हो गया, एक तरफ आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करता है, पुल फैक्टर, ठीक है। तो आप एरो ऐसे दिखाएंगे, ये अभी जो आप एरो दिखा रहे हैं ये ऐसे नहीं दिखाएंगे, जैसे आपने एक एरो दिखाया, अब इसके आगे आप लिखेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर, हेल्थ फैसिलिटीज बेटर, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बेटर, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो जितने एरो आप दिखाएंगे उतने ही आपको उसके रीजंस बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन रीजंस की वजह से लोग जो है वो महाराष्ट्र की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और लिखेंगे फिर अट्रैक्टिव फैक्टर्स। यहाँ आप जो है जो है आपका एरो किस तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, और सारे फैक्टर्स आप बताएंगे, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, पावर्टी, या फिर नो एजुकेशनल या लो लेवल ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर लेस। इस तरह से करके नो नो नहीं वर्ड आपको नहीं यूज करना, क्योंकि नो कहीं नहीं होता है, लेकिन लेस लिख सकते हो या फिर आप पूरा ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो ये होगा एरो वो इस तरह से जाएगा, इस तरह से आपको, और जितने एरो आप बनाएंगे उतने ही फैक्टर्स आपको उसके सामने मेंशन करने पड़ेंगे। और फिर आप लिखेंगे यहाँ पर पुश फैक्टर्स, ठीक है, या फिर जो है पुश फैक्टर क्या होता है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं है। पुश फैक्टर्स दीज कॉजेज पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस और ओरिजिन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं अपने एरिया को छोड़ने के लिए। और पुल फैक्टर्स विच अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। अब क्या होती है, जैसे पावर्टी, अब यही सब फैक्टर्स है, बस एक पॉजिटिव हो जाएगा पुल में और निगेटिव हो जाएगा पुश में, ठीक है। तो पावर्टी, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक हेल्थ केयर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड उन्होंने यूज कर दिया है। उसके बाद कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कई कई जगह क्या होता है कि सब कुछ बेहतर होता है, लेकिन वहां पे नेचुरल डिजास्टर्स इतने आते हैं, लाइक फ्लड है, डॉट है, साइक्लोन है, स्टॉर्म है, अर्थक्वेक है, जिसकी वजह से लोग वहां पे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी फैक्टर्स लिखने पुश में, और साथ ही साथ आपको नेचुरल डिजास्टर्स भी मेंशन करने पड़ेंगे, पॉलिटिकल भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और बच्चों वाले आंसर मत लिखना कि बस एक लीजिए कि हाँ जॉब जॉब, बस सबका और ये जॉब वर्ड जो है कोई यूज नहीं करेगा, जॉब वर्ड कुछ बहुत ही बेकार वर्ड होता है, आपको यूज करना है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर बेटर, या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर पुअर। ये जॉब वर्ड को यूज नहीं करेगा, ठीक है, कि जॉब की वजह से चले जाते हैं वहां पे। तो ये आपके देखिए तीन तरह के फैक्टर्स हैं, एक हो गया आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स, एक हो गया आपका नेचुरल फैक्टर्स जो हो गया जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स आता है, इसमें आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या कैसे होता है कि मतलब कुछ एरियाज डेवलप भी होते हैं, सब कुछ होता है वहाँ पे, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि वहाँ पे लड़ाई है, जैसे सीरिया का एग्जाम्पल तुमने देख लिया, इजिप्ट का एग्जाम्पल आप देख चुके हो, अफगानिस्तान आप देखिए, पाकिस्तान देखिए, है ना। तो ये कंट्री जो है कि मतलब भले ही इतनी गरीब नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे जब यहाँ पे हमेशा मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम रहेगी, तो लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये तीन तरह के प्रॉब्लम होगा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड नेचुरल प्रॉब्लम्स। तो ये आपके जो है आप इन्हें पॉजिटिव निगेटिव में भी लिखोगे, और पॉजिटिव में उस तरह से आपको उसको बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये सब आप कर लीजिएगा ये सब। ऑन दी अदर हैंड देयर आर पुल फैक्टर्स, अभी पुल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, विच अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर्स फॉर मेजोरिटी ऑफ द रूरल माइग्रेंट्स टू अर्बन एरियाज इज बेटर अपॉर्चुनिटीज। देखो अपॉर्चुनिटी वर्ड यूज करना है आपको, देन अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क एंड रिलेटिवली हायर वेजेस। ये तीनों ही वर्ड्स आपको अच्छे से यूज करने हैं अपने आंसर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे बस एक वर्ड यूज करते हैं, हाँ बस जॉब अट्रैक्ट करता है, जॉब जॉब, ये सब आपको पूरा प्रॉपर की बेटर वेजेस और रेगुलर वर्क एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज, देन बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, हेल्थ, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये सब और आप इसमें इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो ये सारे आप वर्ड इसको अच्छे से करके अपना आंसर पूरी तरह से लिखेंगे, ठीक है। और मैंने पुश में बता दिया आपको, तीन बहुत अच्छे बताए थे, पॉलिटिकल, नेशनल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। नाउ एग्जामिन द रीजंस फॉर माइग्रेशन फॉर फीमेल्स एंड मेल सेपरेटली। ये मेल और फीमेल का सेपरेटली बता रहे हैं, तो ये आप अपने आप जो है थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। और आपको पता ही बेटर कि मेल मेल क्यों माइग्रेट करते हैं और फीमेल क्यों माइग्रेट करते हैं, ऑलरेडी आपको पता ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब बहुत बच्चे इसको गलत कर देते हैं, वो मतलब ध्यान से पढ़ते ही नहीं है कि भैया ये कॉजेस पूछ रहा है या कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहा है। कॉज मतलब होता है कारण, कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम। परिणाम मतलब क्या होता है कि नतीजा क्या निकला, जब लोग एक जगह जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, उसका कुछ तो भाई चेंज आएगा ना। जो जगह आप छोड़ के जा रहे हैं और जो जहां पे आप पहुंच रहे हैं वहां कुछ रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अब जो है कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड आप बहुत ध्यान से पढ़ेगा, परिणाम, ठीक है, और कॉजेज अलग होता है। अब हम देखते हैं कि माइग्रेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अच्छा, जैसे कि आप क्या है कि मैं जब 3 नंबर के क्वेश्चन में आपका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आया था, तो बहुत बच्चों ने बस 3 नंबर सोच के उसको बहुत ही घटिया तरीके से लिखा था और एक एक लाइन लिखा के उठा के छोड़ दिया। किसी का भी आंसर पढ़ के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक दो ने बस सही से लिखा था, बाकी सबने बहुत ही घटिया आंसर लिखा हुआ था। तो इस तरह के आपको आंसर लिखने, भले ही वो 3 नंबर का पूछे, लेकिन जितना आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि ज्योग्राफी में टाइम की कमी नहीं होती है, तो आप प्रॉपर तरीके से अपना आंसर लिखेंगे। आप बहुत ही बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कोई बच्चों बच्चों ये आप 7वीं 8वीं के बच्चों का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, तो अपने आंसर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है आपको। नहीं तो लिख के आके आज बैठ जाओगे, बोलोगे हमें हम तो बहुत अच्छा करके आए लेकिन कुछ नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो ये नहीं कि 3 नंबर का है तो बस 3 लाइनें लिख के आपने छोड़ दी, उसको पूरा आपको एक्सप्लेन करना है कम से कम। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें देखो क्या वर्ड आपको यूज करें, रेमिटेंस, हुड्डियां जो हिंदी में कहते हैं ना, रेमिटेंसेस सेंट बाय माइग्रेंट्स, रेमिटेंसेस सेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप ये वर्ड अंडरलाइन करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज, जो भी मैं करती हूँ। अब ये देखो एग्जांपल, इन 2002 इंडिया रिसीव्ड यूएस डॉलर्स 11 बिलियन एज रेमिटेंसेस फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। अब आपको इतना फैक्ट याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रेमिटेंस वर्ड अच्छे से यूज कर लिए, फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता है उससे, ये वर्ड आपके आंसर में होना चाहिए। यूएस हमने इतना यूज हमें मिला था 2002 में, ये आपको मालूम होना चाहिए। देन इंटरनेशनल, जो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस जिन राज्यों में आते हैं वो कौन से, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, क्योंकि यहीं के लोग जो है मैक्सिमम माइग्रेट करते हैं, इनको बहुत शौक होता है बाहर जाने का, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे जो नर्सेज है वो आपको केरल की मिलेंगी। मैक्सिमम जो कनाडा में आपको लोग मिलेंगे पंजाब के मिलेंगे। तमिलनाडु के बहुत सारे आपको आईटी प्रोफेशनल्स मिलेंगे फॉरेन कंट्रीज में, इनको बहुत शौक होता है कि वो जो मैक्सिमम जो है ये बाहर ही जाके काम करते हैं, क्योंकि ज्यादातर पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो इन राज्यों को सबसे अधिक जो है इंटरनेशनल माइग्रेशन रेमिटेंसेस मिलते हैं, वो 3 राज्य हैं। अब ये इंटरनेशनल माइग्रेंट जो रेमिटेंसेस है वो किस चीज में यूज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये याद रखना कि जब हम जो इंटरनल माइग्रेशन होता है, गांव से शहर, शहर से गांव, तो इसमें इतना ज्यादा जो है इनकम नहीं हो पाती है। अब कोई बंदा यूपी से जो है पंजाब जाके या राजस्थान जाके या महाराष्ट्र जाके काम करेगा, तो उसे पैसे तो रुपीज में मिलेंगे ना। और वो काम ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ये मान लो कोई अच्छी जॉब मिल गई तो भाई ठीक है, अगर आप आईटी वाले हो, आप दिल्ली से हो, तो आप जाके बेंगलोर में काम कर लो, तो आपको थोड़ा बहुत पैसे अच्छी मिल जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम जो माइग्रेशन होता है वो गाँव से शहर की तरफ होता है इंडिया में। तो उनको क्या जॉब मिलती है, रिक्शा चलाते हैं या फिर वो लेबर का काम करते हैं, तो उससे ज्यादा इंडिया को इनकम नहीं होती है। मैक्सिमम जो इंडिया को इनकम होती है फॉरेन एक्सचेंज, वो कहाँ से होती है, ये जो लोग हमारे इंडिया के फॉरेन जाते हैं, फॉरेन माइग्रेट करके जाते हैं, उससे हमें इंडिया को ज्यादा इनकम होती है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो जो लोग हमारे देश के बाहर जाके काम करते हैं वो हमें कमाकर वापस इंडिया में भेजते हैं, ठीक है। तो अब देखो कहाँ गया, नाउ रेमिटेंसेस अब यूज किस लिए होता है, रीपेमेंट ऑफ डेट, यूज्ड फॉर फूड, ट्रीटमेंट के लिए, मैरिजेस, चिल्ड्रन एजुकेशन, एग्रीकल्चरल इनपुट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। इसमें अंडरलाइन कर देती हूँ इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब कामों के लिए अभी आपका देखो पूरा पॉइंट बन रहा है, भले ही 3 नंबर में पूछा गया था, लेकिन आपको सारा पूरा पैराग्राफ लिखना था आपको। आप 3 3 लाइनें आप लोगों ने लिख के छोड़ दी थी। तो ये हो गया आपका। और इसमें जो बिहार है, यूपी है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उनके लिए ये रेमिटेंसेस जो है वो एक लाइफ लाइन की तरह काम आते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं वो आपके मिडिल ईस्ट में,
क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि उन्हें अमेरिका और कनाडा में जॉब मिल जाए। तो वो क्या है, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे कि अबू धाबी है या फिर आपके ओमान है, यमन है, यहाँ पे जाके काम करते हैं छोटा मोटा, और इनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। एक एक दो दो साल पर आते हैं और अपना घर बनाते हैं, शादियां हो जाती हैं, कोई बीमारी तो उसका इलाज हो जाता है, कर्जे से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है ना, तो इनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। Migration from rural areas of eastern UP, Bihar, MP, or Orissa to the rural areas of Punjab, Haryana, western UP accounted for the success of their green revolution strategy for agricultural development. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हमारा बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बस इतना मैं बता देती हूँ। जब हरित क्रांति हुई थी ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो जो हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न हरियाणा, वेस्टर्न सॉरी, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ही आपका जो है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। तो इसकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बिहार, एमपी एंड उड़ीसा के जो लेबर्स थे, वो यहाँ पे माइग्रेट होकर आए थे और उन्होंने खेतों में बहुत ज्यादा काम किया था। तो इससे उनको काफी फायदा हुआ था। देन ये तो सारे जो है हमारे पॉजिटिव हो गए। लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम भी होती है, लाइक ओवर क्राउडिंग हो जाती है। ठीक है, स्लम्स बन जाते हैं। तो इससे थोड़ा सा ये निगेटिव भी होता है, तो ये आप थोड़ा सा लिख सकते हो इसमें, है ना, एग्जाम्पल देके। तो ये पूरा पॉइंट आपके आंसर्स में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक के बाद डेमोग्राफिक। अच्छा, वो क्वेश्चन में आपसे या तो जनरल कह देंगे भाई कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन बताओ, तब तो आपको तीनों लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, है ना, पॉइंट पॉइंट वाइज। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ही आपको एक्सप्लेन करना है 5 नंबर में, तब आपको पूरा लाइन से बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा कि वो पूरा जनरल पूछ रहे हैं आपसे, या फिर सिर्फ डेमोग्राफिक पूछ रहे हैं, या फिर सिर्फ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज पूछ रहे हैं। क्योंकि कई बार ये आंसर बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो 5 नंबर में नहीं देते हैं, वो एक ही को बोल देंगे कि 5 नंबर में इसको एक्सप्लेन करो। नाउ डेमोग्राफिक मतलब क्या होता है? डेमो मतलब पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में क्या बदलाव आते हैं वहां पे जहां से लोग जाते हैं और जहां पहुंचते हैं? पहला चीज रीडिस्ट्रीब्यूशन, आपको वर्ड क्या यूज करना है? माइग्रेशन लीड्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, रूरल अर्बन माइग्रेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज। सिटीज में पॉपुलेशन बढ़ जाती है, एज और स्किल में बदलाव आता है। मतलब जो यंग पॉपुलेशन है वो गांव में कम हो रही है और शहरों में बढ़ रही है। और जो स्किल्ड लोग होते हैं जिनको काम काज आता है वो भी गांव में कम हो रहे हैं, शहरों में माइग्रेट कर जा रहे हैं। Then, however, high out migration from Uttaranchal, Rajasthan, MP, Eastern Maharashtra have brought serious imbalances in age and sex composition in these states. Similar imbalances are also brought in the recipient states. Simple सी बात ये है कि गांव में यूपी, बिहार, इन एरियाज में जो है पुरुषों की संख्या कम हो रही है गांव में, और शहरों में जो है इंक्रीज हो रही है, जहां भी ये माइग्रेट करके जा रहे हैं। तो ये आप इसको एक बार रीड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नाउ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, ये मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ तो फिर आप वो भी नहीं करोगे। ये कर लेना, एज एंड स्किल सिलेक्टिव आउट माइग्रेशन फॉर्म हैव एडवर्स इफेक्ट। देन इसके बाद ये जो मैंने अंडरलाइन कर लिया उसको पढ़ लेना अच्छे से। रेसिपिएंट स्टेट कौन सा होता है? रेसिपिएंट वो होता है जहां पे लोग पहुंच रहे हैं, जिस एरिया को छोड़कर जिस जगह पहुंच रहे हैं डेस्टिनेशन में, उसको रेसिपिएंट कहते हैं। नाउ आता है आपका सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि जब माइग्रेट करके आप बाहर जाते हो तो आपको चेंज जो है वहां पे आप पूरा बदलाव आता है। आप कैसा बदलाव आता है? द न्यू आइडियाज रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज। जैसे अगर आप गांव से शहर की तरफ जा रहे हो या एक देश से दूसरी तरफ जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको काफी ज्यादा बदलाव महसूस होगा। जो लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं उनको पूरी एकदम न्यू टेक्नोलॉजी और सब कुछ बहुत ही डेवलप मिलता है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन एक्सेट्रा गेट डिफ्यूज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज थ्रू देम। ठीक है, अब जो गांव का एक गरीब आदमी या अनपढ़ आदमी जब शहर आता है तो वो देखता है कि भाई यहाँ पे सारी लड़कियां पढ़ रही हैं, है ना, और छोटे परिवार है यहाँ पे, तो ये सारे जो आइडियाज उसको समझ में आते हैं, वो गाँव में जाके अपनी फैमिली में वो चीजों को इम्प्लीमेंट करता है ना। वो सीख के जाता है कि हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमें भी जो है फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, बहुत बड़ी फैमिली नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे आइडियाज जो है शहर से गाँव की तरफ जाते हैं। तो ये माइग्रेंट्स आते हैं, वो सीख कर गाँव में जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देन माइग्रेशन लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल। ये तो गया ये। देन इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल, जब माइग्रेशन होता है तो डाइवर्स कल्चर के लोग आते हैं, है ना, चाहे वो साउथ के हो चाहे नॉर्थ के हो, तो इससे कल्चर डाइवर्स मिक्स होता है। देन इससे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर। इसको अंडरलाइन कर लिए। एक बिल्कुल नया कल्चर बन के सामने आता है। लोग जो होते हैं वो अपनी जो नैरो माइंडेडनेस होते हैं उसको छोड़ते हैं, है ना। मतलब पहले कहते नहीं हम तो इसके घर का खाना नहीं खाएंगे, हम इस धर्म से बात नहीं करेंगे। लेकिन जब आप साथ में रह के काम काज करते हो, आपको रहना पड़ता है, तो फिर आप ये सारी चीजों को समझ में आता है कि यार ये सब धर्म और ये कास्ट ही कुछ नहीं होता है। एक आपका नया कल्चर बन के सामने आता है, और जो आपकी मंद बुद्धि होती है, जो आप बहुत ही नैरो माइंडेडनेस होती है, उससे आप बाहर निकलते हो और आप हर धर्म या हर लोगों को अपनाते हो। देन आपका एकदम होराइजन जो होता है वो डेवलप होता है। और वही सिचुएशन सोचिए कि जब आप इंडिया से विदेशों में जाते हो, तब तो ये और डेवलप होता है, क्योंकि हम वहां का जब कल्चर देखते हैं तो हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं।
बट इट हैज ऑल्सो सीरियस निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब निगेटिव क्या है इसके आप ये देख लीजिए। अभी पॉजिटिव आपने पढ़े थे, ये कहाँ गया पॉजिटिव, यहाँ लिखा होता है कहीं, ये रहा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी हम निगेटिव पढ़ेंगे। निगेटिव में क्या आता है, लाइक सोशल वैक्यूम एंड सेंस ऑफ डिजेक्शन। डिजेक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप जब शहरों में जाते हो है ना, या फिर नई जगह पे जाते हो, आपको लगता है सोशल वैक्यूम, मतलब क्योंकि आपके वहाँ रिलेटिव्स नहीं होते हैं, आपके जो नियर एंड डियर वंस नहीं होते ना, तो आपको बहुत ही खालीपन सा लगता है वहाँ पे, आप बहुत ही आइसोलेटेड फील करते हो। और आपको एक, और अगर मान लो कल्चर बिल्कुल ही अलग है तो आपको शायद वो अपनाए ना इतनी जल्दी, है ना। और मान लो जैसे कि आप यूपी से उत्तराखंड आ रहे हो, उत्तराखंड से यूपी जा रहे हो, तब भी आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे। लेकिन आप मान लो यहाँ से बिल्कुल साउथ में चले गए, या आप यहाँ से बिल्कुल अमेरिका चले गए, कनाडा, या आप किसी अफ्रीकन कंट्री में कहीं भी चले गए, मतलब है ना, तो वहां पे तो आपको बिल्कुल ही अलग कल्चर मिलेगा। तो आपको लगता है हम तो इसके पार्टी नहीं है, और हमें लगेगा कि यार हमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अगर वहां पे लोगों ने आपको बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया तो, है ना। तो ये चीजें होती हैं। Then continued feeling of dejection many may motivate people to fall in the trap of antisocial activities like crime and drug abuse. तो जो कई लोग होते हैं, जब वो इन चीजों से वो नहीं कर पाते हैं, तो वो मतलब गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो ये आपका, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये डिजेक्शन जो वर्ड है इसको आप यूज करेंगे, सोशल वैक्यूम, डिजेक्शन, ये सब आपको जो है क्राइम, है ना। आप शहरों में आए माइग्रेट होकर, जब आपको नौकरी नहीं मिली, आप परेशान हो गए, आपने ड्रग एंड ये सब गलत काम करना स्टार्ट कर दिया, या आपको लगा कि भाई शहर में तो हम फिर बैठ ही नहीं रहे। देन आप ये इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज आप अपने आप कर लोगे। तो ये जो है आपके मेन कॉन्सिक्वेंसेज हैं माइग्रेशन की, ठीक है। और उसके बाद एक ये डायग्राम आप देख लेना इसमें, ये थोड़ा चेक करना किसमें भी वही चीज है कि मेल माइग्रेशन क्यों होता है, फीमेल माइग्रेशन क्यों होता है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आया ये एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। तो ये जो है चैप्टर आज आपका फिनिश होता है माइग्रेशन का। इसको आप क्वेश्चन आंसर्स करके आप मुझे जो इसकी स्क्रीनशॉट जो है वो अपने जो है मेरे को उस पर भेजेंगे गूगल क्लासरूम पर। पहले चैप्टर का आपने नहीं भेजा है, ये तो हमारा बताया ना कि मैंने आपको जो क्वेश्चन बता रखा है, फिर आपको उसको लर्न करके लिख कर मुझको भेजना है। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका, जैसे आपका मैंने बताया कि ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका जाएगा ये, एक तो पुश एंड पुल फैक्टर्स होगा, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन आप मुझे लिख के बताएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप मुझे लिख के बताएंगे ये स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन के बारे में, इन दोनों को आपको कंपेयर करके मुझे आंसर बताना है। देन पुश एंड पुल कॉजेज ऑफ माइग्रेशन आप बताएंगे मुझे, अर्बन एग्लोमरेशन का डेफिनेशन लिख के बताएंगे मुझे, ठीक है। सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहाँ होता है, किन राज्यों में और क्यों होता है, और कब सबसे कम कहाँ होता है और क्यों होता है, डायग्राम के साथ। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन आप मुझे डिटेल में लिख के देंगे, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर का भी आप करेंगे। तो ये जो है आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, ठीक है। क्लास आपको मेरी आवाज आ रही थी? यस मैम। ठीक है, तो आप जो भी है ये काम करके मुझे भेजेंगे। थैंक यू, कल क्लास होगी। थैंक यू मैम। अबे स्कूल को नहीं गया तू आज? प्रमोद अबे वो स्कूल को नहीं गया तू? हेलो अनामिका।